हेलो फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर विकास विजय और आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1 यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा आप जानते हैं कि जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनका जो टोटल है वो 16 मार्क्स का है, यानी पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस 16 मार्क्स में से। हमने देखा है कि यहाँ इस चैप्टर में से पर्टिकुलरली क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और बच्चों को अगर ये चैप्टर स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ लें तो कहीं ना कहीं आगे भी बहुत हेल्प करता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में और इसको मैं चाहूंगा एक सिचुएशन के हिसाब से हम समझें, बिकॉज अपने आप में जो मैनेजमेंट मैंने देखा है बच्चे जो पढ़ते हैं थ्योरी पढ़ते हैं वो मगअप करते हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं एंड देन वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो कंपेयर करते हैं आगे जाके बाकी चैप्टर्स से कि मिलते जुलते फीचर्स हैं, मिलते जुलते इंपॉर्टेंस हैं, तो वहां पर उनको ओवरलैपिंग जैसा लगता है। बट इस सिचुएशन को दूर करने के लिए एक नया मेथड इवॉल्व किया है हमने और वो इस पूरे वीडियो कोर्स में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक सिचुएशन में आपसे डिस्कस करता हूं और वहां समझते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले डिटेल में। फाइन, तो चलिए आप बताएंगे मुझे अब कि यहाँ पर अगर मैं आपको सिचुएशन दूं कि मान लीजिए ये बिजनेस है। फाइन, ये बिजनेस है और इस बिजनेस को जो नेचर ऑफ बिजनेस है, जो काम करते हैं यहाँ पर, ये गारमेंट्स के अंदर डील कर रहे हैं। सेम ऐसा ही एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में है जहां पर सुहासिनी एक फेब मार्ट जो स्टोर है गारमेंट्स का, वहां पर वो मैनेजर है। तो सेम सिचुएशन में आपसे यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये बिजनेस है और इनका बिजनेस है गारमेंट्स का। फाइन, तो इनको क्या करना है, नेचुरली गारमेंट्स पर डील करेंगे और इसकी जो ओनर है वो है मिसेस काजल। तो मिसेस काजल इस बिजनेस को मैनेज कर रही है। फाइन, एज अ ओनर मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि वो क्या क्या चीज प्लान करेंगे इस बिजनेस के बारे में। फाइन, तो देखते हैं। शेष काजल, अब आप बताइए कि अगर गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए, करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए काजल को क्या क्या करना पड़ेगा या क्या क्या वेरियस एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, क्या क्या फंक्शंस उसको यहाँ पे करने पड़ेंगे, वो आप सोचिए जल्दी से। सो डेफिनेटली अगर आपका बुटीक है या आपका कोई जिम है या कोई आपका सलून है, कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं किसी भी तरह का, या मान लीजिए आपकी गिफ्ट शॉप है, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए जो चीज एक्टिविटीज करते हैं, जो फंक्शंस करते हैं, उन्हीं को ही हम मैनेजमेंट बोलते हैं। लाइक आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग, आप समझ रहे हैं। तो जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई डांसर है वो डांसिंग करता है, यानी वो चीज वो अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, उसका जो फंक्शन है उस फंक्शन को निभाने को बोलते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है। और इसको ढंग से मैनेज करना है ताकि जो उसका अल्टीमेट गोल है, एम है, वो अचीव हो सके। इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे मैनेजमेंट बोलते हैं। बट यहाँ जो बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट है वो क्या है, जहां पर काफी सारे लोग काम कर रहे हो, उन सबको एक साथ काम उन सबको एक साथ लेके चलना है, उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है एंड डायरेक्शन देनी है टुवर्ड्स द कॉमन यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा मिसेस काजल की कि वो क्या क्या एक्टिविटीज या फंक्शंस चाहेंगे कि इस बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए करें। तो सबसे पहले फर्स्ट, हर बिजनेस को चलाने के लिए क्या होता है, फाइनेंस यानी मनी चाहिए होता है। तो सबसे पहले बिजनेस को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है फाइनेंस। यानी फाइनेंस कहाँ से आएगा, क्या उसका अपना ओल्ड सेविंग है जो उसने सेव करके रखा है काफी टाइम से, या उसको बाहर से बोरो करना पड़ेगा, या हो सकता है उसको पेरेंट्स से मिले। तो इस तरह से सबसे पहला पॉइंट उसके माइंड में क्या रहेगा, फाइनेंस को लेके उसको उसने देखना है। सेकंड, अकाउंटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस। बड़े बड़े बिजनेस रॉन्ग अकाउंटिंग, पुअर कैश मैनेजमेंट से फ्लॉप हो जाते हैं। तो उसका एक ये भी पार्ट है कि वो जो उसका बैकग्राउंड है, मान लीजिए वो ह्यूमैनिटीज साइड से है और उसको कॉमर्स नहीं आती, अकाउंटिंग नहीं आती, तो सेकंड फैक्टर उसके माइंड में चलेगा, मैं बिजनेस तो कर लूँ बट आई एम वेरी पुअर इन फिगर्स, आई एम पुअर इन मैथ्स, मेरा उतना मैथ्स अच्छा नहीं है, मेरी अकाउंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ये कंसर्न रहेगा। थर्ड, जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए सैलरी, बिजली का बिल, एडवर्टीजमेंट, ये जो एक्सपेंसेस होंगे, उसको ये भी है कि इन बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस है वो कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा, जो लोग काम करेंगे उनको कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज उसका एक्सपर्टीज इतना नहीं है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन, जो जिस चीज में वो डील करना चाहती है उसके माइंड में आएगा, क्या वो उसको बनाए या फिर बना बनाया लेके ट्रेडिंग शुरू करते हैं, यानी तो उसको डिसीजन कंफ्यूजन है कि क्या वो उसकी खुद मैन्युफैक्चर करे या उसको बने बनाए लेके आगे बेच दे। तो एक उसको ये भी चिंता रहेगी बिजनेस में। और लास्ट जो चीज है, सब चीज डिसाइड करने के बाद उसने ये देखना है कि वो सब काम मार्केट के डिमांड से हो, टाइम से पूरा हो जाए और सही पर्सन को सही जगह पे प्लेस करे ताकि वो सारी एक्टिविटीज पूरी हो सके। तो ये सब काम जब अकेला पर्सन कर रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली अकाउंटिंग के लिए वो अकाउंटेंट रखेंगे,
फाइनेंस की मैनेजमेंट करने के लिए उसको ऐसा पर्सन हेल्प के लिए चाहिए होगा जो उसको गाइडेंस दे पाए फाइनेंस की, फाइन। इसी तरह से प्रोडक्शन के लिए उसको प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए होगा। अगर मान लीजिए कोई फैब्रिक परचेज करना है, उसकी उसको नॉलेज नहीं है कि कौन सा फैब्रिक अच्छा है इस गारमेंट के लिए, अच्छा नहीं है, तो एक अच्छा मर्चेंडाइजर चाहिए होगा, एक अच्छा मैनेजर चाहिए होगा। इट मीन्स उसको टोटलिटी में देखा जाएगा तो एक हर पर्सन को अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वालिटीज या स्किल के साथ अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इतनी सारी दुविधा इस बिजनेस के अंदर है, तभी ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। अदरवाइज अगर एक अकेला आदमी ही काम कर ले, उसने छोटी सी बेकरी की शॉप कर रखी है और अकेला ही मैनेज कर रहा है सुबह से शाम तक, तो शायद वहां बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जहां पर कहीं कुछ प्रोसेस है, आप देखते हैं कार असेंबली कंपनी है, कोई गारमेंट्स मेकिंग कंपनी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, वहां पर आप देखेंगे असेंबली लाइंस होती है। तो वहां पर अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग लेवल्स पे उसको पर्सन चाहिए और सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि आप जानते हैं हर आदमी की अपने अपने पर्सनल गोल भी होते हैं, एम्बिशंस होती हैं, विशेस होती हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ मैच करना और सबको डायरेक्शन देना, गाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करें, वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये काजल को यहाँ पर एहसास हुआ कि यस, एक अच्छी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। इवन आप देखते हैं कई जगह पुअर मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, कस्टमर्स अनहैप्पी होते हैं और वो वहां से छोड़ के किसी और दूसरे के पास चले जाते हैं। किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए गए और वहां आपने ऑर्डर दिया, वहां पे जो आधा घंटा आपको लग गया और ऑर्डर अभी तक आया नहीं, एंड यू गॉट फेड अप और आप वहां से उठ के सामने वाले रेस्टोरेंट पे चले गए। इस तरह की चीजें रियल लाइफ में होती है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, वो मैनेजमेंट अच्छी होने का रीजन एक आदमी का नहीं है, उसमें काफी सारे पर्सन का रोल होता है। जैसे अगर हम मैच जीतते हैं कोई, तो मैच जीतने में ये नहीं कि कोई एक या दो प्लेयर है, वो पूरी टीम जब अच्छा खेलती है तब जाके हम मैच जीतते हैं। तो अच्छी मैनेजमेंट हर जगह लगती है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये सुहासनी के साथ हुआ है, फाइन। तो सुहासनी ने जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको पूरी क्लैरिटी के साथ करना पड़ेगा, कौन पर्सन क्या काम करेगा, वो कब काम होना है, किस टाइम पे होना है, कौन करेगा, वो कैसे होगा, कैसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा, वो सब चीजें उसको डिसाइड करनी है, फाइन। नेक्स्ट, इसका मतलब ये हुआ कि सुहासिनी यानी जो ओनर है, ही इज लाइक अ सुपर वुमन, उसके पास वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। बिकॉज दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हेन आई सिट इन माई ऑफिस, मेरे पास सारा स्टाफ है, अलग अलग तरह के बिजनेसेस चल रहे हैं, तो वहां पे जो भी कोई एम्प्लॉय मेरे केबिन में आता है, ही कम्स अप विद अ प्रॉब्लम, फाइन। और वो ये सोच के चलता है कि सर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो एक ओनर होता है, जो मैनेजर होता है, ये मान के चलते हैं लोग कि हर क्राइसिस में उसके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमेशा होगा। तो ये क्वालिटी है मैनेजर्स की, जो आजकल के सिनेरियो में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्किल आपको सीखने पड़ते हैं, फाइन। देन, तो हमने मान लिया कि काजल शी कैन डू एंड शी कैन गेट ऑल दिस स्किल्स, इसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट है क्या? आपने समझ लिया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद, क्योंकि अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, हम रट्टाफिकेशन नहीं करने वाले, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको मैनेजमेंट का थ्योरी या बिजनेस स्टडीज का थ्योरी प्रैक्टिकल वे में कराएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको खुद ब खुद पॉइंट याद हो, आप लिख पाए, बिकॉज आप विजुलाइज कर पा रहे हैं मेरे साथ। तो आप देख चुके हैं सुहासिनी को क्या क्या काम करने थे, इतने इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड है एक्टिविटीज है, एक दूसरे से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है, तो सबको एक साथ सिंक्रोनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना बहुत बड़ा टफ जॉब होता है। सो दिस इज व्हाट इज मैनेजमेंट, जहां हम कहते हैं कि मैनेजमेंट मींस, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, मैनेज, मैन और टी, हम कहते हैं टैक्टफुली, फाइन। देखते हैं जरा इसको। अगर हम बोलते हैं मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए, तो मैनेजमेंट को डिफाइन हम कैसे करते हैं? हम बोलते हैं मैनेज है, मैनेज करना है, मैन को करना है टी से टैक्टफुली। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैनेज है, तो यानी मैन, ठीक है ना, ये मैनेज है, ये मैन है, और ये टी बच गया। तो हम कहते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या है? टू मैनेज मैन टैक्टफुली। अभी लेटेस्ट हमने एक चीज और देखी कि कुछ लोगों ने इसको ऐसे भी डिफाइन किया कि मैन उन्होंने एक साथ लिया, एज लिया एंड मेंट लिया, यानी मैन जो लोग होते हैं, एज के साथ यानी एक्सपीरियंस के साथ वो मेंट करते हैं, यानी मेंट करते हैं लोगों को, यानी हैंडल करते हैं। तो आप समझिए मैनेजमेंट किसी भी ढंग से समझ लीजिए, बट जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, दैट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो इतने सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन सबको अच्छे ढंग से मैनेज करना, उनके अंदर एक एक टीम स्पिरिट की भावना डालना, और ये फील कराना कि आप हमारे इंपॉर्टेंट है, और आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपके पर्सनल गोल का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये फीलिंग अगर आप डालेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होंगे।
मुझे याद आता है धीरू भाई अंबानी से पूछा गया क्वेश्चन कि सर आपके पास इतनी धन दौलत है, इतना सब कुछ है, एम्पायर इतना बड़ा आपने किया, तो अगर मान लीजिए हम आपसे ले लें ये, ले लें सब कुछ ले लें, क्या आप दोबारा से ऐसा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं? कैन यू बिलीव धीरू भाई अंबानी ने क्या आंसर दिया? उन्होंने बोला कि सर आप मेरे से मेरी धन दौलत जायदाद प्रॉपर्टी सब ले लो, बट ये जो लोग हैं काम करने वाले जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, अगर आप इनको मेरे पास छोड़ देते हैं तो मैं ऐसा एम्पायर दोबारा खड़ा कर सकता हूँ। दिस इज द बिलीफ ही हैड इन हिज टीम, इन हिज मैन। तो क्यों? क्योंकि एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा जो ओनर है, जो चलाने वाला है बिजनेस को, उसको अपनी टीम में विश्वास होता है कि यस आई कैन हैंडल देम। और जिस पर्सन ने, जिस ओनर ने, जिस मैनेजर ने अपनी टीम को अच्छे ढंग से मैनेज कर लिया, उसका कॉन्फिडेंस जीत 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 लिया, और फिर ही हैज टू लीड बाय द एग्जांपल कि यस देखिए इस सिचुएशन में अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल हमने देखा, एक बेस्ट मैनेजर का अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं हमारे, ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ। अभी लेटेस्ट उनके फादर एक्सपायर हुए एम्स में दिल्ली में, ठीक है ना, ये कोरोना वायरस के दौरान। कैन यू बिलीव वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे? यूपी के अंदर लॉकडाउन था, ठीक है, कर्फ्यू लगा रखा था कि आप नहीं निकलेंगे, हॉटस्पॉट्स इतने थे, उसके बावजूद वो उन्होंने मना कर दिया। कोई और इंसान होता तो डेफिनेटली वो जाता और अपने फादर के उसमें फ्यूनरल में जाता, बट उन्होंने दिखाया। तो यहीं पे हम कहते हैं कि अगर आप अपने इंडिविजुअल गोल को छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल स्वार्थ को छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कीजिए, तभी आपका नाम लिया जाएगा, जिससे मैं आज नाम ले रहा हूँ। फाइन, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और आगे जाके देखेंगे तो ये अभी जो हम आगे बिजनेस में कराएंगे, इसको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ दो, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आप काम कीजिए। फाइन, सो दिस इज व्हाट इज मैनेजमेंट। तो ये मैंने आपको बताया, तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज व्हाट इज मैनेज, ये है MAN, मैनेज मैन टैक्टफुली। तो मैनेज मैन टैक्टफुली, ठीक है जी। तो आई होप ये समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट, अब मैनेजमेंट कहाँ कहाँ लगती है, मैं लाइव एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप स्कूल में हैं और स्कूल के अंदर आप देखेंगे आपके स्कूल की मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, वो आपको पता होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, 15 साल मैंने काम किया न्यू एरा स्कूल में, न्यू एरा पब्लिक स्कूल मायापुरी न्यू दिल्ली में, बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो वो वहाँ की मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हर चीज हम बड़े प्लानिंग के साथ करते थे, कोई फंक्शन हो, इवेंट हो, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो, तो जो भी लोग आता था वो तारीफ करके जाता था कि सर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है। उसके बाद अब मैंने अक्रॉस इंडिया, जब मैंने जॉब के बाद अक्रॉस इंडिया एज अ रिसोर्स पर्सन ट्रैवल किया, तो अक्रॉस इंडिया में ट्रैवल करता हूँ वेरियस स्कूल्स में, टॉप से टॉप स्कूल में मैं विजिट करता हूँ, और वहां मुझे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर मिलता है मैनेजमेंट का। अमेजिंग स्कूल्स थे यार, फाइन। तो हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, बट डेफिनेटली यस, अगर आपकी अच्छी मैनेजमेंट है तो आपके गोल्स बहुत जल्दी अचीव होंगे, और कम रिसोर्सेज के साथ आप अचीव कर पाएंगे। तो स्कूल्स के अंदर अच्छी मैनेजमेंट आपको पता ही है लगती है। हॉस्पिटल्स, अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, साफ सफाई है, आप गए और डॉक्टर्स आपको अटेंड कर रहे हैं, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और आप सही हो रहे हैं, इट मीन्स अच्छी मैनेजमेंट है, तो वो हॉस्पिटल का नाम काफी फेमस होता है, आपकी गुडविल बनती है, रेपुटेशन बनती है। तो इवन हॉस्पिटल्स में भी जरूरत पड़ती है हमारी अच्छी मैनेजमेंट की। इवन स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम BCCI का एग्जाम्पल ले लें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको कौन मैनेज करता है? वो BCCI कर रही है। तो BCCI इज लाइक अ मैनेजर, फाइन, वो उसको मैनेज करती है। इट इज अ बोर्ड, बोर्ड इज मैनेजिंग एवरीवन। इवन इन पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ये भी क्या कर रही है, जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो उनके वॉलंटियर्स हैं, उनको वो मैनेज कर रही हैं। तो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी उनको भी ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती है जहाँ पे एक प्रोसेस बनाया जाता है, और यहाँ पर सबका मकसद ये है कि हम अपने गोल को अचीव करें विद मिनिमम रिसोर्सेज, यानी जो टारगेट है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, गोल है, वो अचीव हो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी अचीव हो विद मिनिमम रिसोर्सेज। और सिर्फ ये चार नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ जो बच्चों को अच्छा लगेगा। क्लब्स, यानी जिस क्लब में आप बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जाते हैं या स्कूल की काउंटी पार्टी करते हैं, उस क्लब में भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बाहर बाउंसर्स खड़े होते हैं, स्टैग एंट्री अलाउड नहीं होती है, सब चीजें कि डूज एंड डोंट होते हैं, आपको ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इट मींस इट इज अ मैनेजमेंट। तो आप ये समझो, इस क्लास के बाद ये हम थ्योरी नहीं करने वाले, ये बात क्लियर आ गया, और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैं चाहता हूँ सीधा बुक से आपको स्टार्ट करता, डिफाइन मैनेजमेंट, डेफिनेशन बताता, आपको हैरन नोट्स की थी क्या, ये डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ दिस, आप खुश हो जाते। लेकिन मेरा मकसद है आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालना, कि आप खुद लिख पाए वो पॉइंट्स, ताकि आपको अब रटना नहीं पड़ेगा, आप होते हुए देख रहे हैं मैनेजमेंट क्या क्या होती है। फाइन, तो इन सब जगह पे मैनेजमेंट की हमें जरूरत होती है। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। और अब हम चल चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक पे इसी को मैं और इलैबोरेट करूंगा। चलिए, तो अब इसको मैं लेके चलूंगा आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट में कि क्या क्या होता है। चलिए, और आप देखते हैं स्क्रीन पे ये है हमारा चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड माई सेल्फ डॉक्टर विकास विजय। आई एम द ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स। फाइन, चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या है मीनिंग। व्हाट इज अ मीनिंग, और यू कैन से द कॉन्सेप्ट कि है क्या मैनेजमेंट। अभी हमने जो सारा आपको विजुलाइज कराया, अब आप इसको थ्योरी को अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट एक्चुअली मैनेजमेंट मीन्स। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, वो हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। एक बात आप ये नोट कर लीजिए प्लीज, इस बात को हाईलाइट कर लीजिए आप, इस बात को खास तौर पे, कि ये प्रोसेस है, कि ये प्रोसेस है। अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज मैनेजमेंट, आप प्लीज बताइएगा इट इज अ प्रोसेस। नंबर वन डाल दीजिए, प्रोसेस। आपको डेफिनेशन स्टार्ट ही प्रोसेस से करनी है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला मैंने आपको दिखाया था, जो मिसेस काजल थी, उनके पास काफी सारे क्वेश्चंस थे, हाँ या ना। वो क्वेश्चंस क्या था, वो प्रोसेस को डिसाइड कर रही थी कि मुझे कैसा प्रोसेस करना है इस बिजनेस को आगे लीड करने के लिए। तो पहली चीज क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। कैन यू बिलीव दिस? प्लीज राइट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। राइट डाउन। वंडरफुल। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। टारगेट क्या है? गोल को अचीव करना, ये मत भूल जाइए। ये नहीं कि सिर्फ प्रोसेस तो पता है, लेकिन प्रोसेस किस चीज का, आपका एंड रिजल्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज द एंड रिजल्ट, एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो एक गोल होना जरूरी है। फाइन। थ्रू अदर्स, खुद नहीं करना उठ उठ के। यानी ये नहीं कि काजल खुद जाके फाइनेंस अरेंज करेगी, खुद ही फैक्ट्री में बनाने के लिए जाएगी, खुद बेचने के लिए जाएगी, नहीं। शी विल कीप अदर डिफरेंट पर्सन, स्पेशलिस्ट पर्सन फॉर डूइंग दिस टास्क। तो दूसरों के थ्रू करना है, with the aim of achieving desired common goal। क्या अचीव करना है उसने? डिजायर्ड, जो जिस पर्पस से बिजनेस स्टार्ट किया था। यानी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपका कुछ ना कुछ एम था, मेन पर्पस था, उस पर्पस को अचीव करने के लिए। फाइन। और ये वर्ड है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये तीन वर्ड ज्यादा हम गहराई में जाएंगे आगे चैप्टर में। पहला प्रोसेस के बारे में समझाएंगे, गोल हमें पता ही है। दूसरा, इफेक्टिवली हमें अचीव करना है उन गोल्स को। और तीसरा, एफिशिएंटली। ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या है। फाइन, इसको डिटेल में मैं लूंगा। तो तीन वर्ड को याद कर लीजिए। पहला वर्ड क्या है, जल्दी बताइए। पूरी डेफिनेशन में, पूरे मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको क्या डेफिनेशन से क्या चीज सिखाई, तो आप बोलेंगे सर पहली चीज तो आपने सिखाई प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है। किस चीज का प्रोसेस होता है, जल्दी बताएंगे। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दो बार बोलेंगे, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। होते हुए देखो, सामान दिया उसको, सामने वाले ने बनाया, आगे बेच के मार्केट में बेच के आ गया। तो मैंने ये होते हुए देखना है। और ये ग्राफ बता रहा है कि ये मैनेजर है, देख रहे हैं ये मैनेजर है। ये मैनेजर क्या कर रहा है, ये खड़ा हुआ है, ये हाथ नहीं लगा रहा सामान के उठाने में या किसी के अंदर। ही इज गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो और हो क्या रहा है, यहाँ पे उसने प्रोसेस बता दिया कि आप यहाँ खड़े होंगे, आप यहाँ होंगे, ये यहाँ से हाथ लगाएगा। इसने प्रोसेस डिफाइन कर दिया। तो ये एक पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है इस मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के लिए। सो व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस डिफाइन कर दिया कि ऐसे ऐसे करना है। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू अदर्स, with the aim of achieving desired common goal। desired common goal, सबका common goal organizational goal। फाइन। मैच जीतना जो होता है वो organizational goal होता है। किसी ने, अगर कोई इंडिविजुअल प्लेयर 98 पे खेल रहा है, तो 2 रन उसको और चाहिए सेंचुरी के लिए, तो वो उसका इंडिविजुअल गोल होता है पहले, फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन मैच जीतना सेकेंडरी। कई बार मैंने देखा है कुछ बैट्समैन 98 पे भी आउट हो जाते हैं टीम के लिए। अगर अगर रन आउट होना होता है और कैप्टन है उस तरफ, या कोई भी ऐसा प्लेयर जो इंपॉर्टेंट है, वो अपनी विकेट खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना होता है। आपने देखा होगा मैच में कितनी बार ऐसा होता है कि कोई भी वैल्यूएबल प्लेयर होता है, वो एक तरफ है, और जो थोड़ा सा कम वैल्यूएबल प्लेयर, यानी वो उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करता, वो अपने 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 को सेक्रीफाइस कर देता है। वो यही रीजन है, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए सेक्रीफाइस करता है। फाइन। ये कई बार आपने देखा होगा, आपने देखा चक दे इंडिया में, जब वो एक मैच में दो गर्ल्स जो खेल रही होती हैं, वो स्टार्टिंग में पास नहीं कर रही होती हैं। क्यों? उनको अपने इंडिविजुअल गोल का ज्यादा होता है कि मुझे खुद ज्यादा गोल करने हैं। बट लास्ट में आपने देखा उन्होंने क्या किया, वन गर्ल, द लिटिल वन फ्रॉम हरियाणा, शी सैक्रिफाइस्ड। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने बॉल को पास कर दिया, एंड द अदर गर्ल वाज एबल टू स्कोर द गोल। इट मींस व्हाट, द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सनल गोल। फाइन। तो कॉमन गोल है, तो कैसे अचीव करना है, ये है मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट पार्ट।
अगर ये दो वर्ड नहीं होते किसी भी मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस बेकार है, मान के चलिए बेकार है, उसको बंद हो जाना चाहिए और जल्दी जल्दी बंद, यानी और ये स्ट्रैटेजिक्स है कि पहले 5 साल में करीब 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द पुअर मैनेजमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइंटिफिकली एक डेटा है कि कोई भी बिजनेस जिसका अगर प्रोसेस सही नहीं है, दूसरा इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, अगर ये तीनों चीजें मिसिंग है, तो वो बिजनेस फ्लॉप 500% होगा बहुत जल्दी। फाइन। तो ये है, आपको समझा दिया मैंने मीनिंग, और मीनिंग मेरे साथ जल्दी से पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस। नंबर वन इज प्रोसेस, लास्ट में दो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। डेफिनेशन बनानी कैसे है, याद नहीं करनी, मगअप नहीं करनी, होते हुए देखना है। पहला वर्ड क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस मतलब असेंबली लाइन या फिर एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, कैसे कैसे काम होना है वो। और लास्ट में होना चाहिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, बिकॉज अगर एक प्रोसेस है और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली है तो गोल अचीव होगा। कौन सा गोल? डिजायर्ड कॉमन गोल। किसके थ्रू? थ्रू दी अदर्स, औरों के द्वारा। तो पढ़िए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, थ्रू अदर्स, थ्रू अदर्स, थ्रू अदर्स, विद द एम, क्यों? विद द एम ऑफ अचीविंग डिजायर्ड कॉमन गोल। ये नहीं टाइम पास करने के लिए, एक मकसद है, एक पर्पस है, ठीक है, एक डेस्टिनेशन है कि यहां पहुंचना है। तो विद द एम ऑफ अचीविंग डिजायर्ड कॉमन गोल, डिजायर्ड कॉमन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आई होप सबको समझ आ गया। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और एग्जाम में डेफिनेशन आपको लिखनी है। चलिए, तो पहला तो प्रोसेस था। अब समझते हैं इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी है क्या। मान लीजिए, मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको लेमन पहले बता देता हूं कि आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट है वो है आपका 80% लाना। फाइन। तो आप 80% लेके आ गए तो आप इफेक्टिव हैं, ठीक है। बट उस 80% लाने के लिए आप 8-8 घंटे पढ़ते थे। वहीं आपका छोटा भाई है, वो भी 80% लेके आया, बट वो मुश्किल से 2 घंटे पढ़ता था। तो मम्मी पापा हमेशा कहेंगे क्या? कि बेटा इसकी तरह देख, ये स्मार्ट वर्क कर रहा है, तू हार्ड वर्क कर रहा है। मीन्स व्हाट? मैं ये कहना चाहता हूँ, इफेक्टिवली का मतलब क्या है? टारगेट तो आपने अचीव किया, टाइम से अचीव कर लिया, ये जो आपको टाइम दिया था, राइट टास्क आपने अचीव किया उतने ही स्टिपुलेटेड टाइम में जो आपको बोला गया था। लेकिन इफेक्टिव के साथ आपको क्या होना पड़ेगा? एफिशिएंट, यानी कम रिसोर्सेज लगा के, कम मनी लगा के, कम लोगों को लगा के, मे बी कम टाइम में भी, कम टाइम लगा के। फाइन। तो जहां आपने अपने रिसोर्सेज को बचा लिया, वहां पे एफिशिएंसी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया है अपने आपका और आपके छोटे भाई का, यही आपको कुछ हद तक समझा देगा कि क्या है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। और ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, तो इसके साथ साथ इसको पढ़ते हैं। द टू टर्म effectiveness and efficiency are different but they are interrelated। ये आपस में interrelated है। कैसे? effectiveness का मतलब क्या है? accomplish करना, accomplish मतलब achieve करना goals को, कि आपके गोल अचीव हो गए, जो आपने गोल रखा था, और वो गोल अचीव होना जरूरी है। अगर गोल ही अचीव नहीं हुआ, अगर मान लीजिए आपको 1 वीक में 10 ट्रीज काटने हैं, या एक दिन में 3 ट्रीज काटने हैं, और आपने 3 ट्रीज काट लिए 1 डे में, आप इफेक्टिव हैं, बिल्कुल इफेक्टिव है। ये बात कह रहे हैं। तो गोल अचीव होना चाहिए, जो भी आपके छोटे छोटे गोल है। वेर एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो गोल आपने अचीव किए हैं वो कैसे अचीव होने चाहिए? मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, यानी उसके ऊपर जो आपने रिसोर्सेज खर्च किए हैं, वो रिसोर्सेज कम से कम लगाने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको एक दिन में 3 ट्री काटने हैं, तो ये तो आपका हो गया 3 ट्री का टारगेट है कि करना ही करना है। फाइन। अब एक पर्सन है जिसने वर्किंग आज जो स्टिपुलेटेड टाइम दिए थे, स्टिपुलेटेड टाइम दिया था कि 10 से लेके आप आएंगे और 10 से लेके 6 के बीच में आपने ये पेड़ काटने हैं। फाइन। एक एम्प्लॉई उसको रात के 9 बज गए काटते काटते, यानी उसको 3 घंटे का एक्स्ट्रा फॉर्म को ओवर टाइम देना पड़ेगा। और एक वही दूसरा एम्प्लॉय है जिसने 10 से 6 या 10 से 5 में ही काम कर दिया। तो जो दूसरा पर्सन जिसने टाइम से कर दिया वो एफिशिएंट है, उसने कम टाइम लिया है। इसी तरह से जब आप अपने आप स्टाफ को रखते हैं, तो स्टाफ को रखते के साथ जब आप कोई टारगेट देते हैं अचीव करने के लिए, वहां पर बताया जाता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आपके 2 दिन में होगा, या आपका 3 दिन में होगा। वाई? बिकॉज उस टास्क के साथ एक एसोसिएटेड कॉस्ट होती है। समझिए बात को, जब आप एक्चुअल बिजनेस करेंगे, हमारा एक्चुअल बिजनेस है जहां पे हम गारमेंट्स बनवाते हैं, और गारमेंट्स बनाने के साथ साथ हम उनको टारगेट देते हैं कि हाँ, अगर आपको मैं ये दे रहा हूँ इतना अमाउंट या इतना चीज, इतने पीस मुझे चाहिए। बट अगर वो उतने टाइम में उतने नहीं बना पाते, तो मैं कहता हूँ कि आपने टारगेट तो पूरा किया है, बट आप एफिशिएंट नहीं है। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे व्हाट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, और थ्योरी लिखेंगे और वो गलत होगी। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का लाइव एग्जांपल क्या है? मान लीजिए आपने मेरी फैक्ट्री में मैंने टारगेट दिया कि 1000 पीस मुझे शर्ट्स के बना के आपने देने हैं इस मंथ में। फाइन, ये टारगेट मैंने दे दिया। अब बात सुनिए ध्यान से, जो मैं कहने चाह रहा हूँ। जो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर था, उसने 30 दिन के बाद मुझे आया और ऑफिस में बोला कि सर मैंने टारगेट अचीव कर लिया, 1000 शर्ट्स बन गई। मैंने कहा वेरी गुड, यू आर इफेक्टिव। कह रहा बट सर एक गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या? सर आपने टारगेट तो कहा था,
और मुझे पता था कि वो 30 दिन में हो जाना है, ऐसी बात नहीं, नहीं हो सकता, रियलिस्टिक टारगेट था। कह रहा है सर बट क्या हुआ कि मुझे ना बाहर से एक्स्ट्रा एम्प्लॉय बुलाने पड़े इस काम को पूरा करने के लिए, यानी जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको तो हमने सैलरी दी थी, साथ में उसने बाहर से एक्स्ट्रा बंदे जो पर डे के हिसाब से आते हैं उनको एक्स्ट्रा बुला के उस 1000 शर्ट्स को जल्दी बनवाने के चक्कर में वो एक्स्ट्रा स्टाफ रखे। मीन्स व्हाट, वो जो एक्स्ट्रा पैसे मुझे देने पड़े वो शो करता है कि वो एफिशिएंट नहीं है। बात समझिए मेरी बात को, कि उसकी एफिशिएंसी का मतलब था कि जो मैंने टारगेट दिया, जितने आदमी का बोला, जितने पर्सन बोला, जितनी कॉस्ट बोली, उससे कम में करना चाहिए था उसको। ऐसे ही आप बुक में देखेंगे तो लिखा आएगा कि उसने टारगेट तो अचीव किया बट उसने वर्कर्स को नाइट भी काम कराया। ये एक वर्ड लिखा आता है डबल शिफ्ट। ये डबल शिफ्ट आपको समझ नहीं आएगा क्या होता है, डबल शिफ्ट का मतलब होता क्या है। डबल शिफ्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने 10 से 6 बुलाया और फिर आपने वर्कर्स को घर नहीं भेजा, रात को उसको दोबारा रोक लिया। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डबल शिफ्ट आपको समझ नहीं आ रहा कि 10 से 6 तो वर्कर हर कोई काम करता है। मैंने उनको रोक लिया और बोला नहीं आपको ना 3 घंटे और रुक के ये काम पूरा करना है बिकॉज़ 1000 शर्टें हमें चाहिए। इसका मतलब आपने उनको रात को एक्स्ट्रा ओवरटाइम रोक के एक्स्ट्रा पैसा फ खर्च किया। तो आप बुक्स की लाइनें मत पढ़ो कि हर बुक्स में यही लाइन डबल शिफ्ट, डबल शिफ्ट, डबल शिफ्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबल शिफ्ट, मतलब क्या है? आपका जो नंबर नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे उसमें काम नहीं करवा पाए आप, ऊपर से एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया या एक्स्ट्रा टाइम दिया और उसके पैसे एक्स्ट्रा खर्च किए। यू आर इनएफिशिएंट। बात को समझिए। तो टारगेट सिर्फ अचीव करना इज इफेक्टिवनेस, आप इफेक्टिव हैं, बट उसको कम पैसे में कम खर्चे में बनाना चाहिए था, तब आप एफिशिएंट माने जाते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप इनएफिशिएंट हैं। अब अगर इफेक्टिव हैं, दोनों कब होंगे आप इफेक्टिव और एफिशिएंट कब होंगे? जब आपने टारगेट भी पूरा किया और जो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट थी, यानी इससे कम में वो चीज नहीं बन सकती, देन यू आर व्हाट एफिशिएंट। बात को समझिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, 1000 शर्टें बनी बट कब बनी, जो जो मुझे आगे टाइम मिला था, डेडलाइन मिली थी, उसके बाद आप दे रहे हैं, उस पर्सन ने लेने से मना कर दिया, भाई मैंने तो आपको लास्ट डेट ही ऐसे कर दी। प्रैक्टिकल बिजनेस में क्या होता है, हर ऑर्डर के साथ एक डेट लिखी होती है रफली 1 वीक का, कि 10 से 15 तारीख के बीच में मुझे चाहिए। अगर आप 15 के बाद देंगे मैं नहीं दूंगा, बिकॉज एवरीथिंग इज डिमांड बेस्ड। मान लीजिए दिवाली के टाइम पे किसी को, दिवाली की सेल के टाइम के उसने मुझे मांगे हैं 1000 शर्टें और मैं उसको दिवाली के बाद दे रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, उसको वापस भेज देगा मुझे कि भाई अब तो दिवाली चली गई है, मेरी सेल खत्म हो गई है। या मान लीजिए आप बनाते हैं कूलर, कूलर बनाते हैं और कूलर की जो होते हैं, एयर कूलर जिसको कहते हैं, गर्मियों में यूज करते हैं, वाटर कूलर, वो आपको गर्मियों में चाहिए। अब किसी ने ऑर्डर दिए हैं, शॉपकीपर ने मई जून में, अब आप उसको दे रहे हैं सितंबर में दे रहे हैं, उसको पता है 1 महीने बाद तो सर्दियां आ जाएंगी, वो वापस भेज देगा। तो टाइमिंग का गेम होता है, इसलिए हर बिजनेस में याद रखिएगा, इफेक्टिव होने के साथ साथ एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप सिर्फ बुक्स की लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो सॉरी मैं कह रहा हूँ, आप आंसर जो लिख के आएंगे वो सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर होगा। प्रैक्टिकल तब आएगा जब आप उसको प्रैक्टिकल वे से समझेंगे। फाइन, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, नाइट शिफ्ट लगा के, डबल शिफ्ट लगा के, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लगा के, ठीक है, हमारा साथ तो था ही था। मैंने 10 बंदे और बाहर से बुला के काम करवाया, उस 10 पर्सन की जो जो वेजेस है, दिहाड़ी है, मजदूरी है, वो जो मैंने एक्स्ट्रा दिया, वो शो करता है कि आप इनएफिशिएंट है। तो इफेक्टिव प्लस एफिशिएंसी अगर दोनों चीज होती है तब आप कहेंगे कि यस ये बहुत बढ़िया पर्सन है, और फिर उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज किया है उसने रिसोर्सेज को सारे, ठीक है। और इसको कहते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये पहला एक क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर फीचर्स हम जरूर पूछते हैं, और ऐसे नहीं कि हम सारे एक साथ फीचर पूछ लेंगे। कोई आपको पर्टिकुलर छोटा सा क्वेश्चन बना के दे देंगे और बताएंगे कौन सा फीचर इसके अंदर हाईलाइट हो रहा है। फाइन, आपको एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल समझनी है, रटाफिकेशन नहीं करना, और मेरे साथ आप एक एक पॉइंट समझेंगे आराम आराम से। क्या होता है फीचर? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। मैं बता चुका हूं आपको क्या, कि मिसेस काजल का भी गोल था क्या, कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है बिजनेस से। एक कॉमन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव रखना पड़ेगा, उसके बिना आप, जैसे आप देखते हैं फुटबॉल मैच में गोल होता है, हॉकी के अंदर एक गोल होता है, अगर ये ना हो तो वो प्लेयर खेलते जा रहे हैं, खेलते रहे, बट कहाँ लेके जाएंगे? ये सुनो, जो फर्स्ट 2020 हुआ सुपर ओवर का मैच था, आपको याद होगा, तो वहां पर 6 बॉलें हमें मिली, 6 बॉलें पाकिस्तान को मिली। फाइन, कोई भी मैच था सुपर ओवर में जो मुझे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो उसके अंदर वो बॉलें हिट करनी थी सिंगल स्टंप को के ऊपर, ठीक है, और हमने ज्यादा हिट किया, पाकिस्तान नहीं कर पाए। तो मीन्स व्हाट, हमारे पास गोल था। गोल का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना गोल के, इवन अगर आप देखेंगे सीबीएसई का जो सिलेबस होता है, जो आपके इवन जो चैप्टर्स हैं, मैं एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ और बुक से देख के बता दूं आपको, कि जो आपके ये तीनों चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 1 है, मैं आपको बता दूं, चैप्टर 1, ये मेरी बुक है टुगेदर, चैप्टर 1 में साफ साफ लिखा है 12 पीरियड्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे लिखा है 12, शायद जूम करके दिखाएंगे, 12 पीरियड्स मिलेंगे। यानी आपको एक टारगेट मिला है गोल की, 12 पीरियड में चैप्टर स्कूल में टीचर्स को खत्म कराना है। दिस इज व्हाट अ गोल। अगर यही कोई टीचर, मान लीजिए मैं
15 पीरियड ले रहा हूँ, 18 पीरियड ले रहा हूँ, तो मैं एफिशिएंट नहीं हूँ। इफेक्टिव तो हूँ, मैंने खत्म तो करा दिया चैप्टर आपको, बट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। ये वाली बात समझिए क्या होता है इफेक्टिव और एफिशिएंसी में, ठीक है? तो गोल तो आपको अचीव करना है। दूसरा, परवेसिव। परवेसिव मतलब भाई हर जगह लगेगी। मैंने अभी आपको दिखाया था पॉलिटिकल पार्टी, हॉस्पिटल्स, क्लब, हर जगह लग रही है, हर लेवल पे लग रही है, टॉप लेवल, मिडल, लोअर लेवल। यानी अगर आप देखेंगे शिव नादर जो सीईओ है एचसीएल के, वो, या आपकी एनसीईआरटी में सुहासिनी, या मिस काजल, या मैं अपने बिजनेस में, ये हर जगह लग रही है मैनेजमेंट। अलग अलग लेवल पे, टॉप लेवल पे लगती है, मिडिल पे लगती है जो भी मैनेजर्स हैं, या जो नीचे वर्कर्स हैं जो बनाते हैं एक्चुअल, जो या सुपरवाइजर्स हैं जो मैनेज करते हैं वर्कर्स को, वो भी लगाते हैं। हर जगह मैनेजमेंट लगेगी, ऐसा कभी भी नहीं है कि यहाँ लगेगी यहाँ नहीं लगेगी, या फिर डेज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लगेगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नहीं लगेगी। नहीं, रेगुलर तो हर जगह लगेगी, और डेली बेसिस पे लगेगी, यानी कंटिन्यूस। ये दोनों वर्ड एक साथ चलते हैं, परवेसिव और कंटिन्यूस एक साथ की। परवेसिव भी है, हर जगह लगेगी, इंडिया में लगेगी, यूएस में लगेगी। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के सिचुएशन में, हर हर स्टेट, हर स्टेट, हर कंट्री के अंदर मैनेजमेंट आप देख रहे थे किस तरह से वो मैनेज कर रहे थे उस क्राइसिस को, ठीक है? तो ये भी एक एग्जांपल है परवेसिव एंड कंटिन्यूअस का। ग्रुप एक्टिविटी, अगेन कोरोना वायरस का, कि वो ग्रुप एक्टिविटी थी, डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स, पुलिस, सब लोग, हेल्थ वर्कर्स, सब लोग मिलके कोरोना वायरस से फाइट कर रहे थे। तो क्या था ये? फीचर ऑफ मैनेजमेंट ही तो है, और है क्या? अदरवाइज हमने लॉकडाउन किया, जो जो दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, हमारे मिस्टर केजरीवाल ने हॉटस्पॉट्स कर दिए। इवन जहां मैं रहता हूं वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लेन को पूरा सील पैक कर दिया गया था। दिस शोज व्हाट इज मैनेजमेंट। यानी इतने बड़े से कंट्री लेवल से लेके एक आपका स्टेट, स्टेट से लेके आपकी लोकेलिटी, लोकेलिटी से लेके एक गली यानी स्ट्रीट, कितना बढ़िया एग्जांपल है मैनेजमेंट का, सोचिए। तो ग्रुप एक्टिविटी होता है, सब लोग लगे हुए हैं ये उस कोरोना वायरस को हराने के लिए। इसी तरह से बिजनेस के अंदर ग्रुप जुड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। डायनामिक, डायनेमिक मतलब सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करना। बार बार हम कोरोना वायरस का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर इससे बढ़िया एग्जांपल मैनेजमेंट आपको दिखेगा ही नहीं। डायनेमिक मतलब डेली बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, डेली बेसिस पे कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी, मोदी जी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, हर स्टेट के मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। डायनामिक यानी ये नहीं कि आज डिसाइड किया हफ्ते 10 दिन, नो, हर चीज की समीक्षा, हर चीज को इवेल्युएट किया गया। अगर लॉकडाउन बढ़ाया भी गया तो भी उसके पीछे थॉट प्रोसेस किया गया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। डायनामिक मतलब एज पर द सिचुएशन आपको अपनी डिसीजन मेकिंग चेंज करनी पड़ेगी, आपको उसी हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग फंक्शंस निभाने पड़ेंगे। एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्म नहीं है, रूल ऑफ थंब नहीं है कि ऐसे ऐसे है। आपको हमेशा डायनामिक एनवायरनमेंट, और ये डायनामिक क्या होता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन दी टेक्नोलॉजी। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो हमेशा एवर चेंजिंग है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो सोशल हो, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाल दिया हो, तो उसके हिसाब से हमारे बिजनेस को भी असर पड़ता है। और देखेंगे कि, और आप देख ही रहे हैं कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा डायनामिक हमारी मैनेजमेंट की जरूरत है हमारे देश में। देन मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल मीन्स व्हाट? ये जो हमारे कोरोना वायरस के केस में जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट आप फील कर सकते हैं, ठीक है ना? लॉकडाउन को फील कर सकते हैं। कोई लॉकडाउन एज अ बिल्डिंग मशीनरी की तरह टेंजिबल नहीं है कि आप उसको देख पाएंगे। यू कैन ओनली फील कि हाँ लॉकडाउन है, गाड़ियां कम चल रही है, फाइन। इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। और अच्छी मैनेजमेंट क्या होती है? जहां पर लोग खुश हों, जो टास्क है वो अचीव हो रहे हैं, और हर चीज सिस्टमैटिक वे से ऑर्डरली फॉर्म में हो रही है। दिस इज व्हाट इज इंटेंजिबल, फाइन। एंड मल्टी डायमेंशनल, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल? यानी यहाँ पर अलग तरह की मैनेजमेंट हमें करनी पड़ती है। यहाँ पे हमें लोगों को मैनेज करना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं किस किस तरह से लोग लॉकडाउन को वायलेट कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, ग्रुप में हो रहे हैं। तो वो क्या है? लोगों को हमें करना पड़ता है, वर्क को, या यानी पीपल को। फिर वर्क को, जो काम है, जो हमें रोल्स हैं, ड्यूटीज हैं, उनको करना है। तो और जो ऑपरेशंस है, फ्लो ऑफ वर्क है, उसको करना है। तो यहाँ पर ये मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोगों को करते हैं यानी पीपल, वर्क यानी जो काम है, और ऑपरेशन यानी फ्लो ऑफ ऑपरेशंस जो है, उन सबको हमें मैनेज करने को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर्स हैं, 7 फीचर्स। इनमें से क्वेश्चन पूरा पूरा आना है, पक्का आना है। और अगर आप ये कर लेते हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप कहेंगे सर मजा आ गया, हमने फीचर्स पढ़ लिए और अब हमें आसानी से हम एग्जाम में लिख पाएंगे। और मैं इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी बुक से कराऊंगा अभी, इसी चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहती है, और एक एक पॉइंट पढ़ेंगे इसमें थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइन। चलिए, पहले एक छोटा-सा मैं इसमें से आपको एक न्यूमेरिक टेक्निक बता दूँ, जिसमें कि आपको अच्छा लगेगा इसको याद करने के लिए। चलिए लिख लीजिए कि अगर आप कहें कि सर कोई ऐसी टेक्निक है जो सातों के सातों फीचर्स आप हमें याद करा दीजिए, हम याद करना चाहते हैं। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। अगर हम बोलें कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट याद करने हैं, तो एक स्टोरी छोटी-सी याद करनी है और उससे आपको 7 पॉइंट्स याद हो जाएँगे। क्या? अ, मैनेजमेंट
यानी मैनेजमेंट की जरूरत हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं पड़ती है हमें। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं पीएम जी, और एक सीआईडी ऑफिसर है, वो दोनों मिलके चेस की गेम खेल रहे हैं। यानी छुट्टी के दिन थे, ठीक है। और वहां पर प्राइम मिनिस्टर और सीआईडी ऑफिसर दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, चेस की गेम खेल रहे हैं। और उस गेम में प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे मोदी जी जीते, क्योंकि आपको तो पता ही है उनकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, वो कभी हार ही नहीं सकते। तो वो जीत गए। और सीआईडी ऑफिसर ने कहा क्या, गुड गेम। ये आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे जब हम गेम खेलते हैं, और तो जो पर्सन अच्छा खेलता है उसको दूसरा प्लेयर कहता है गुड गेम, बोलता है कि आप अच्छा खेले हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और सीआईडी ऑफिसर चेस खेल रहे हैं। आप विजुलाइज करेंगे ये चेस है, बिकॉज एवरीथिंग इज अ विजुलाइजेशन। मैं हमेशा कहता हूँ वर्कशॉप में आपको कि ये चेस है। और चेस खेल रहे हैं पीएम और सीआईडी ऑफिसर, और पीएम साहब जीत गए हमारे, और उसने कहा गुड गेम। कितना सिंपल सा है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत लगती है चेस गेम में। फाइन। तो सारा गेम ही सबसे बढ़िया एग्जांपल है, अगर मैनेजमेंट देखनी है आपको, तो सारे रिसोर्सेज को यूज करना, चेस से बढ़िया गेम नहीं है। फाइन। तो चलिए अब देखते हैं पीएम सीआईडी जीजी। पी से क्या हुआ, पी से हुआ हमारा परवेसिव, यानी पॉइंट नंबर 2। तो मैं आपको इसको बता दूं, अगर हम पॉइंट वाइज पॉइंट चलें ताकि आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा हमने तो सारे कवर कर लिए। यस। तो देखते हैं। सबसे पहले पी, पी से क्या हुआ, परवेसिव। पॉइंट नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। एम, एम से हुआ हमारा मल्टी डायमेंशनल। पॉइंट नंबर 7। सीआईडी ऑफिसर सी, सी से क्या हुआ, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब हमारा पॉइंट नंबर 3। आई, आई से क्या है, इनटेंजिबल फोर्स, यानी पॉइंट नंबर हमारा 6। डी, डी से क्या हुआ हमारा, डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन, पॉइंट नंबर 5, फीचर नंबर 5। जी जी, अब दो जी बचे। दो जी में एक क्या है, गोल है, और एक क्या है, ग्रुप है। तो मान लीजिए पहले वाले को फर्स्ट फीचर, और फोर्थ वाला ग्रुप एक्टिविटी। अब बताइए समझ आया या नहीं आया। आप कहेंगे सर मजा आ गया, ये तो अभी तक हमें टेंशन हो रही थी कि कैसे याद करेंगे, और आपने तो इतना सरल कर दिया, इजी कर दिया। दिस इज व्हाट इज द टेक्निक वी आर गोइंग टू अप्लाई इन एंटायर बिजनेस स्टडीज। और आप कहेंगे सर बच्चे तो परेशान हो रहे हैं, उनसे याद नहीं हो रहा, और हम सिर्फ क्या बोलेंगे हर एक के साथ ऐसी ही बातें सिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड सीआईडी ऑफिसर प्लेइंग चेस, बिकॉज चेस सबसे बड़ा फीचर है मैनेजमेंट का, चेस का गेम। और उसने कहा गुड गेम, बिकॉज वो हार गया था सीआईडी ऑफिसर, और उसने कहा गुड गेम। तो पी एम सी आई डी जी जी। पी से व्हाट, परवेसिव मैनेजमेंट। परवेसिव पहला फीचर ये वाला, परवेसिव। फाइन। एम से मल्टी डायमेंशनल, सी आई डी, सी इज कंटिन्यूअस, आई इज इंटेंजिबल, डी इज व्हाट, डायनामिक, और दो जी क्या है, एक है गोल ओरिएंटेड, और दूसरा है इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। और ये पूरा का पूरा हमारा हो गया। फाइन। तो यहां तक हम इस पार्ट को अभी स्टॉप करेंगे, बिकॉज जो इतना हमने किया है आप इसको जल्दी से रिकैप कर लीजिए, बिकॉज अगले पार्ट में, ये पार्ट नंबर 1 था, वीडियो नंबर 2 में मैं करने वाला हूं एनसीईआरटी से ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, ताकि यहां से पढ़ने के बाद आप उसको भी देखिएगा वीडियो, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। और वहां मैं आपको मार्क कराऊंगा लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट चीज, जो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद करेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सीरीज रहेगा, ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का आज हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है आपको, ताकि हैवी ना रहे, बिकॉज ऑलमोस्ट 40 मिनट्स होने वाले हैं। तो इसको समझिए, और अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक से करेंगे। फाइन। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कैसा लगा। और अगर आप ये हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं www.accountsguru.info, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। और दूसरा, बाकी सब्जेक्ट्स भी, आप जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, इवन मैथ्स, वो भी आपको पूरा फुल सिलेबस यहाँ पे आप मिल जाएगा, और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइन। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 विद द एनसीईआरटी।